जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, हमने आपको संविधान का निर्माण जो चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिया था, तो उससे संबंधित अभी हम प्रश्न देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें से पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये पहले बंगाल, पूर्वी बंगाल में एक जगह पड़ती है जयसुर कुलना या कुलम करके है, वहाँ से निर्वाचित होकर आए थे, संविधान सभा में सदस्य बने थे। फिर विभाजन के बाद जब ये क्षेत्र चला जाता है पूर्वी बंगाल यानी पाकिस्तान में, तब ये मुंबई प्रेसिडेंसी से बन के आते हैं। MR जयकर इस्तीफ़ा देते हैं अपनी जगह का, और जो सीट खाली होती है उसकी जगह से चुनकर आते हैं संविधान सभा में। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी रहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो रहते ही हैं। प्रारूप समिति में कितने सदस्य रहते हैं? 7 सदस्य रहते हैं। एक अध्यक्ष को मिलाकर पूरे 7 सदस्य रहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निश्चित किए गए थे? आप सभी जानते हैं कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था, तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। और इसके लिए कितने सदस्यों की कुल संख्या निश्चित की गई थी? सदस्यों की कुल संख्या निश्चित की गई थी 389। 389 सदस्यों में क्या था? 296 थे ब्रिटिश प्रांतों से और 93 थे देशी रियासतों से। और ये जो 296 थे ब्रिटिश प्रांतों से, उनमें से 292 क्या थे? 292 थे गवर्नरों के, जो 11 गवर्नरों के प्रांत थे उनसे, और जो बाकी 4 बचे थे वो थे 4 कमिश्नरेट थी, वहाँ से मुख्य आयुक्तों के प्रांत से एक एक सदस्य को चुना जाना था। तो ये टोटल इस प्रकार से 296 प्लस 93 389 होते हैं। अगर हम बात करें कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन आता है भारत मार्च 1946 में। और इसके सदस्य कौन कौन रहते हैं? सर पैथिक लॉरेंस, 3 सदस्य रहते हैं ये, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और सर AV अलेक्जेंडर, जिसमें पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष रहते हैं। कैबिनेट मिशन योजना क्या करती है? जब मार्च 1946 में भारत आती है तो वो जो 2 संविधान सभा के गठन की मांग थी उसे ठुकरा देती है। फिर एक ऐसी योजना रखती है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सामने, जिससे मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक संतुष्ट हो जाती है। अन्यथा मुस्लिम लीग क्या कह रही थी कि 2 देशों के लिए 2 संविधान सभाओं का गठन किया जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आप इसका मतलब है कि प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी, यानी उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। किस दिन प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे स्वीकृति यानी पारित कब हो गया? ये संविधान सभा से पारित होता है 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो जाता है संविधान सभा से। तो याद रखिएगा, ऐतिहासिक जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो बात के प्रस्तावना के रूप में शामिल हो जाता है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था संविधान सभा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता, या कहा जाए भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार, या कहा जाए भारत के संविधान का जनक, ये तीनों किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में प्रारूप समिति के मतलब ये अध्यक्ष थे, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, और जो संविधान सभा के कार्यकलाप थे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रभावशील दलीलें भी दी थी उन्होंने।
इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। मेन जो रहता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण, क्योंकि संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति रहती है प्रारूप समिति, जिसके ये अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में कहाँ के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के जो प्रतिनिधि हैं उनने भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि हैदराबाद अपना स्वतंत्र राज्य चाहता था। फिर क्या होता है, जब आज़ाद हो जाता है देश, तब निज़ाम भारत में शामिल होने से इनकार कर देते हैं। तब क्या रहता है, एक ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के द्वारा, और 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ में विलय कर लिया जाता है हैदराबाद का। कौन से माध्यम से? ऑपरेशन पोलो, जो एक पुलिस एक्शन या पुलिस कार्रवाई थी, उसके माध्यम से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? जिस दिन संविधान को अंगीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार होता है हमारे देश का संविधान, तो उस दिन 299 जो सदस्य थे उनमें कुल कितने उपस्थित रहते हैं? उसमें मात्र 284 सदस्य उपस्थित रहते हैं। तो यही 284 सदस्य क्या करते हैं? संविधान पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? हमने आपको बताया था किसके अनुसार गठित की गई थी भारत की संविधान सभा। ये की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना कब आती है भारत? ये आती है मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। क्या रहता है, 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है संविधान सभा की, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता। फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। फिर 13 दिसंबर को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक, याद रखिएगा। और इसमें अध्यक्ष कौन बना दिए जाते हैं? अस्थायी रूप से बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हें किस आधार पर बनाया जाता है? ये क्योंकि ये संविधान सभा में उस समय वरिष्ठतम सदस्य थे, इसलिए इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये प्रणाली किस देश में ऐसा होता है? ये फ्रांस की प्रणाली के अनुसार वरिष्ठतम सदस्य को संविधान सभा का वो वरिष्ठतम सदस्य जो है संविधान सभा का, उन्हें अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। ये फ्रांस की प्रणाली है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने आपको बताया था संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ये जो संघ वाले काम थे, संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर हम प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल बने हुए थे। इसके अलावा एक दो समिति और देख लेते हैं जो बार बार आती हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष बहुत बार आता है और लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। तो राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति कह लीजिए, चाहे झंडा समिति कह लीजिए, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और एक और इम्पॉर्टेंट कमेटी है जो है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। वैसे जब हमने ये क्लास पढ़ाई है तो आपको एक एक समितियों के सब अध्यक्ष बताए हैं, आप जाकर देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर।
आपको प्लेलिस्ट में उसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट की लिंक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो जो संविधान सभा बनाई गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, उसमें जो हमने बताया कि कुल कितने सदस्यों को बारे में बताया गया था कि 389 सदस्य की संख्या निर्धारित की गई थी। उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से कहा जाए तो 296 थे टोटल, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि 11 गवर्नरों के प्रांत से थे। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे, प्रत्येक में से 4 कमिश्नरेट थी तो एक एक प्रतिनिधि, और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। तो ये तीनों सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, इसमें ऑप्शन टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया? तो संविधान को अंगीकार किया था संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था भारतीय संविधान? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, इससे पहले 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति कहें का गठन कब किया गया था? तो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी या मसौदा समिति कहा जाए, इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? इसमें सदस्य थे टोटल 7, अध्यक्ष को मिलाकर टोटल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सदस्य कौन कौन थे? सदस्यों के नाम एक बार देख लेते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव किसकी जगह आते हैं? बी एल मित्र की जगह। बी एल मित्र स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा दे देते हैं। इसके अलावा टीटी कृष्णामाचारी किसकी जगह पर आते हैं? डीपी खेतान की जगह। डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा 7 सदस्य रहते हैं अध्यक्ष को मिलाकर प्रारूप समिति में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? तो हमने आपको अभी बताया संविधान सभा में ये बंगाल से चुने गए थे पहले, जब विभाजन नहीं हुआ था। उसके बाद से ये मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनकर आते हैं जब विभाजन हो जाता है और भारत और पाकिस्तान करके 2 राष्ट्र बन जाते हैं तब। तो अगर आपसे पूछा जाए पहले कब चुने गए थे तो आप बताएंगे बंगाल से, पूर्वी बंगाल था वो। और फिर बाद के भारत के विभाजन के बाद पूछा जाए तो आप बताएंगे मुंबई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कल हमने आपको बताया था संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे वी.एन. राव। सर वी.एन. राव संविधान सभा के मुख्य जो हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार थे वी.एन. राव। इसके अलावा हमने आपको सचिव बताया था। सचिव कौन बने थे? H.V.R. अयंगर। संविधान सभा के जो सचिव बने थे वो बने थे H.V.R. अयंगर, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो जो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया। इसके अलावा हम और देख लेते हैं एक दो पॉइंट में यह है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने क्या क्या अपनाया था? 24 जनवरी को क्या अपनाया था? सबसे पहले अपनाया था राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम अपनाया था। यानी राष्ट्रीय गीत के रूप में किसे अपनाया था? वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाया गया। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इन सब पॉइंटों को याद रखिएगा, एक एक पॉइंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो बताए जा रहे हैं, तो आपको सभी पॉइंट्स को ध्यान देना है। हो सके तो नोट कर लीजिए या बार बार वीडियो देखिए, आपको अपने आप ही ये तैयार हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए
एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये था 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में एक प्रतिनिधि को चुना गया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? हमने आपको प्रारूप समिति के अभी सदस्य बताए 7 अध्यक्ष के साथ। अब हमें बताना है, ये प्रश्न इस प्रकार भी आ जाते हैं कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के जो सदस्य नहीं थे, कौन कौन से नहीं थे देख लेते हैं। गोपाल स्वामी अयंगर बिल्कुल थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर बिल्कुल भी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ये क्या थे? ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो अगर हम भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो कुल कितनी संख्या थी? 15 महिलाएं थीं भारतीय संविधान सभा में। कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं भारतीय संविधान सभा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था वो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे 9 दिसंबर 1946 को। फिर स्थायी अध्यक्ष कब बन जाते हैं? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो आप तो जानते हैं कि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? अपने लिए अलग संविधान सभा का चाहती थी कि अलग संविधान हमारा बने और अलग संविधान सभा हमारी रहे। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन है। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी, गलत है। किसी लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था मुस्लिम लीग को, ये भी गलत है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। तो यही ऑप्शन जो है सी ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसमें से कौन सदस्य नहीं था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस भी सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर भी सदस्य थे, लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं थे, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है और आज का मतलब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है कि संविधान की निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा है? तो संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया हुई उसमें कुल कितना समय लगा है? उसमें लगा है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितने? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हैं। और अगर बात की जाए तो इसमें 64 लाख रुपए का खर्च आया है कुल। इसके अलावा 64 लाख का खर्च आया है और 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान मतलब बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया से संबंधित जो प्रश्न थे हमने आपको करा दिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न। और अब हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे? भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।